हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक जो है हिंदी क्लास 10th में क्या क्या टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं वो टॉपिक देखे हैं तो पत्र की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट लेटर जो है पत्र आपके पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुकी है उसकी वीडियो। उसके बाद निबंध की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो भी आ चुकी है। और उसके बाद फिर हमने कवर किए हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब तक जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उन वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा। तो उन वीडियो को जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों पीडीएफ तैयार करते हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यानी मान के चलिए कि लगभग जो पूरा पेपर है 80 से 90% सेम टू सेम आपको वहीं से देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे उन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करना है जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वो सब्जेक्ट आपने हमको बता देना है और हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो देर ना करते हुए करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टार्ट। तो काव्यखंड गद्यखंड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले काव्यखंड देख लेते हैं। काव्यखंड में आपको जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। और देखते हैं कि अगर एक पार्ट में जो है ये कंप्लीट नहीं होती है तो इसको हम दो पार्ट में लेकर के आएंगे, भाग 1 भाग 2 करके। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं काव्यखंड स्टार्ट। तो काव्यखंड में देखो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट या हर साल जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो ये एक कविता का हिस्सा है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो इस तरह से काव्यांश यानी कविता का एक हिस्सा आपको मिल जाता है और उससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये अगर हम बात करें इस काव्यांश की तो इसमें देखो 2008, 14, 16, 11 लगातार जो है 3 से 4 साल इसमें प्रश्न बने हैं। तो इस बार इसके 100% चांस हैं कि सेम टू सेम आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो इसमें देखो कौन-कौन से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर देखो, आंसर के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली कहती हैं क्योंकि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे नहीं हैं और इससे पूर्णतया अनासक्त हैं यानी अलग हैं। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है इनमें से? तो इसमें एक आपको ये देखना है, नाहिन मन अनुरागी कहकर किस पर व्यंग किया गया है? तो घा नंबर है, घा का भी देख लेते हैं। नाहिन मन अनुरागी कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। इस व्यंग में उन्होंने उद्धव को चिकना घड़ा तक कह दिया है कि तुम तो कृष्ण सरोवर के प्रेम जल में रहने के पश्चात भी प्रेम भावना से अछूते हो। इसके अलावा जो गा नंबर है वो भी देख लेते हैं। कमल पत्र की क्या विशेषता है? तो कमल पत्र की क्या विशेषता है कि कमल पत्र सरोवर के जल में ठहरता है किंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एक ये वाला आप लोग देखेंगे 5वां, उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछा गया है। तो उद्धव ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक हैं, इसलिए कृष्ण का रूप सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। जबकि गोपियां ईश्वर की सगुण रूप की उपासक हैं, इसलिए वे उनके रूप सौंदर्य पर अपने प्राणों को उसी प्रकार न्यौछावर करने को उद्यत हैं या तैयार हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटकर अपने प्राण तक दे देती है किंतु उससे दूर नहीं जाती। उद्धव और गोपियों में यही वैचारिक अंतर है। तो इसमें इतने ही आपको देखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा काव्यांश रहेगा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो इसमें भी देखो सबसे पहला जो रहेगा, हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है? का नंबर। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। और इसमें दूसरा जो आपको देखना है वो है, हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? गोपियां हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? खा नंबर। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि हारिल की लकड़ी से अभिप्राय किसी वस्तु के स्मृति में स्थायी रूप से बस जाने से, यानी पूरी तरह से पक्के तौर पर बस जाने से व्यक्ति चाहे सोता हो अथवा जागता हो किंतु वह उसकी स्मृति में बनी रहती है। गोपियां हरि को इसलिए हारिल की लकड़ी कहती हैं क्योंकि वे उनकी स्मृति में स्थायी रूप से बस गए हैं। सोते जागते किसी भी अवस्था में उनकी स्मृति में श्री कृष्ण और उनका साथ नहीं छूटता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है, ये तो हम रिपीट, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है और किस रूप में है, वो हमने ऊपर कवर कर लिया है। और इसके अलावा
गोपियों को योग की बातें कैसी लगती है और क्यों लगती है? अड़ा नंबर, इसका भी आंसर देख लेते हैं। गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को खा नहीं पाता और उसके मुंह में आते ही उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार गोपियां जैसे ही योग का शब्द सुनती हैं, उनके मन व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि योग उनके हृदय में बसी कृष्ण की मधुर स्मृतियों में कटु विष घोल देता है। तो एक आपने इसको काफी अच्छे से तैयार कर लेना है। और 4 नंबर है, गोपियाँ योग का उपदेश किन्हें देने को कहती हैं? या फिर गोपियों ने उद्धव से योग ज्ञान किसके लिए उपयोगी कहा है? तो 4 नंबर, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो गोपियाँ योग का उपदेश उन्हें देने के लिए कहती हैं जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। और देख लेता हूँ कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फिलहाल इसमें इतने ही क्वेश्चन है इस काव्यांश से। चलते हैं नेक्स्ट। अगले जो रहेंगे, अगला है भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन देखो आपका प्रीवियस 2012, 15, 16, 22 में बच्चों लगातार पूछा हुआ जा रहा है। तो इसको भी जो है काफी अच्छे से आपको तैयार करना है। तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया? तो भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश और कली कली पर मंडराने वाला मधुलोलुप प्रेमी का प्रतीक माना गया है। विरह वेदना से व्यथित गोपियां भी श्री कृष्ण को इसी रूप में मानती हैं। फिर बाकी जो है इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। नेक्स्ट चलते हैं, परशुराम के वचनों के प्रति क्या उलाने दिए गए? यानी जो परशुराम के वचन थे उनके प्रति क्या क्या उलाने दिए गए? तो परशुराम के वचनों के प्रति लक्ष्मण जी ने फूंक से पहाड़ उड़ाना, कुम्हड़े की बतिया आदि कहकर उलाने दिए। इसके साथ ही वे यह बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और अपने जनेऊ धारण कर रखा है। यही देखकर मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूँ, अन्यथा अब तक युद्ध ठन गया होता, यानी अब तक युद्ध शुरू हो जाता। यह तो हमारे वंश, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते, और आप भी ब्राह्मण हैं, इसलिए अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है वो है कुम्हड़ बतिया से आप क्या समझते हैं? या फिर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, को नाही में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुम्हड़बतिया से यहाँ पर आशय छुई मुई के पौधे के समान बहुत कमजोर, डरपोक अथवा निर्बल व्यक्ति से है। छुई मुई का पौधा उंगली के स्पर्श मात्र, यानी जैसे हम उसको टच कर देना छुई मुई के पौधे को, आप सभी को जो है पता होगा कि जैसे हम उस पर हाथ लगाते हैं वो क्या होता है, मुरझा जाता है। कुछ स्थानों पर काशी फल को भी कुम्हाड़ा कहा जाता है, किंतु यहाँ अर्थ के साथ उसका कोई साम्य नहीं है। अगला चलते हैं, और ये जो है 101% इसका जो है जन्मसिद्ध अधिकार है इस क्वेश्चन का बच्चों आना है। सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है। तो यह है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम से क्या कहा? हमने लड़कपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु तब तो आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष जो कि शिव धनुष है, ये भी तो बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया, मतलब श्री राम ने क्या किया, सिर्फ उसको छुआ और उठा करके देखा, उनके छूने से क्या हो गया, वो धनुष टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को धनुष के पुराने होने का तर्क दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में हर साल बनता है। अगला है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? या फिर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। प्रश्न आपका देखो 2010, 11, 14, 17, 23 में बच्चों ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो सिंपल सा रीजन है, आत्मकथा लोग क्यों लिखते हैं कि लोगों जो है उनके बारे में जान पाए। तो कवि जयशंकर प्रसाद इसलिए बचना चाहता है क्योंकि इसके पास ये सोचता है कि मेरे जैसे तो कितने लोग हैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको मैं लिखूं और लोग मेरे बारे में पढ़े, है ना। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं अच्छे से, कि कवि के पास आत्मकथा ना लिखने के अनेक कारण हैं, जिनकी वजह है वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। कवि का मानना है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे आत्मकथा के रूप में लिखा जा सके, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। उसके जीवन में यदि कुछ है तो वह है अनंत दुख और सुविस्तृत अवसाद, जिसका वर्णन वह अपनी आत्मकथा में
कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहते, है ना? तो वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, तो इसलिए ये सब जो अपनी पीड़ा है, अपना दुःख दर्द है, उसको वो अपने आत्मकथा में नहीं लिखना चाहते। तो सिंपल सा इतना जो है सिंपल आप बना करके लिख सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? अब ये क्वेश्चन देखो, लाइन यानी ट्रेन की तरह लंबा है। 2008, 9, 13, 15, 16, 18 यानी इतने साल जो है ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में लगातार आ रहा है। इस बार भी 101% लिख के रख लो, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति, स्मृति यानी यादों को पाथेय, पाथेय यानी रास्ता, तो यादों को रास्ता बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथेय बनाने से आशय यहाँ यही है कि जीवन की मधुर स्मृतियां व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल और प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित करती रहती है। सिंपल सी बात है कि हमें हमारे पास जो भी हमारी यादें हैं, वही क्या है, हम उनके सहारे क्या है अपने आगे का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उन्हीं जो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस, कि मान लो कि हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे पैर में हम जो है पत्थर से हमें ठोकर लगी और हम गिर गए, तो अगली बार क्या करेंगे, हम उस रास्ते पर जो है सोच समझ कर चलेंगे। तो वो जो पत्थर से टकरा है वो हमारी स्मृति बन गई, और उसी स्मृति का यूज करके हमने क्या बना दिया, रास्ता बना दिया कि हाँ मुझे इस रास्ते से जाना है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से निकलना है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पथिक की शक्ति जब क्षीण हो जाती है यानी कम हो जाती है, उसका शरीर शिथिल होने लगता है यानी कमजोर होने लगता है, तब पाथेय उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की यात्रा को पूर्ण कराने में सफल होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। अगला है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर अट नहीं रही है शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन, देखो आपको पता है कि फागुन में क्या होता है, कि इस समय जो होता है प्रकृति के कण कण से फूट रही है। अगर हम देखें कि जो प्रकृति है वो कण कण से फूट रही है सब, और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा तन में समा नहीं रही है। फागुन अर्थात वसंत में सब खिले फूलों से जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, लगता है वह वसंत की सुवासित सांस है जिससे सृष्टि रूपी सारा घर सुगंध से भर गया है। लगता है फागुन ने आकाश में उड़ने के अपने पंख खोल दिए हैं। उसकी आभा ऐसी है कि एक पल के लिए भी उसकी दृष्टि हटाए नहीं हटती। सब और पेड़ पौधों की डालियां कहीं हरे तो कहीं लाल कोमल पत्तों से लद गई हैं। इतना इतना हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम टू सेम और इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी टफ है। तो सिंपली आपको क्या क्या चीजें बसंत के मौसम में देखने को मिलता है, क्या क्या नई चीजें और किस तरह का माहौल आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलता है, सिंपली आपने वो अपने शब्दों में लिख देना है। क्लियर है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादल के रूपक में क्या संदेश दिया है, या फिर उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्साह आहान गीत है, आहान मतलब कि बुलाया जाने वाला गीत है जो बादल को संबोधित है, यानी बादलों के लिए आहान, और ये जो उत्साह गीत है वो है। फिर है बादल कवि निराला का प्रिय विषय है, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, निराला जी। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाएं, नई कल्पनाएं और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ करके जाना है, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन जो है जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट जो है काव्यांश आपका, देखो दो आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, तो दो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम चैप्टर के पहला चैप्टर था ये। एक और जो है आपको काव्यांश यहाँ से तैयार करना है। इसमें है
मधुपर्क से आप क्या समझते हैं? यहाँ मधुपर्क से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मधुपर्क से आशय दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से होता है, जो देवता को समर्पित किया जाता है। जन्य सामान्य की भाषा में इसे पंचामृत कहते हैं। प्रस्तुत कविता में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। और इसके अलावा और कौन सा आपको देखना है? एक आपको चा नंबर और छा नंबर। चा नंबर है, कवि किसको धन्य कह रहा है, या फिर कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों? तो चा नंबर जो है ये आपने देखना है कि कवि बालक और उसे जन्म देने वाली माँ को धन्य कह रहा है, क्योंकि उसकी माँ के कारण ही बालक से उसका परिचय हो सका है। तो यहाँ पे आपसे कनखी मारना का अर्थ पूछा गया है, तो तिरछी नजर से देखना होता है उसका मतलब, आंखें चार होने का मतलब नजरें मिलना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने फसल को किस रूप में परिभाषित किया? अब ये क्वेश्चन भी देखो आपका 2009, 17, 19, 2-3 साल हर गैप में ये बच्चों को पूछा जा रहा है, तो अब आपका ये आना ही आना है। तो अगला इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं? फसल शीर्षक कविता में नागार्जुन ने फसल को किन विभिन्न रूपों में देखा है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। या फिर फसल कविता में कवि के अनुसार फसल, या फसल हाँ फल मिसप्रिंट है, यहाँ पे फसल ही होगा। तो देख लेते हैं इसको। कवि नागार्जुन ने फसल को नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन के संकोच के विभिन्न रूपों में देखा है। इन सबका समन्वित रूप ही फसल है। यदि इनमें से एक भी वस्तु का अभाव होगा तो फसल नहीं उग सकेगी अथवा वांछित परिणाम देने वाली नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें है, बालक को अपलक निहारते रहने और इससे संवाद करते रहने पर भी जब बालक कवि के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तो कवि क्या मान लेता है? यह दंतुल मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा यह दंतुल मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की दंतुल मुस्कान का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको भी देख लेते हैं कि कवि बालक को अपलक निहारता रहता है और उससे संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है, किंतु बालक उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तब वह यह मान लेता है कि बालक मुझे पहचान नहीं पाया है कि मैं कौन हूँ। शायद इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। बालक की प्रतिक्रिया ना पाकर कवि यह भी सोचता है कि बालक संभवतः मेरी बातों और व्यवहार के कारण थक गया है और भरसक प्रयास के बाद भी मुझे परिचित नहीं हो पाया है मुझसे। फिर भी मुझे उसकी दंतुल मुस्कान पर्याप्त आनंद और सुख का अनुभव करा रही है। इसके लिए निश्चय ही उसकी माता धन्यवाद की पात्र हैं, जिसके कारण मैं बालक की उस आनंददायिनी मुस्कान का अनुभव कर सका हूं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका जो है 2009, 17 और 19 में पूछा गया है। तो ये अभी रिपीट हो गया, आई थिंक यही क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर ऊपर भी किया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन वहां पर रिपीट हुआ, तो उसको हम स्किप करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यह दंतुल मुस्कान कविता का आपके हृदय पटल पर क्या प्रभाव पड़ा है, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन देख सकते हैं ना, 11, 15, 12, 23 में पूछा गया है। या फिर यह दंतुल मुस्कान कविता आपको कितना प्रभावित करती है, अपने शब्दों पर प्रकाश डालिए। तो कई बार होता नहीं कि कई बच्चे क्या बनाते हैं, टॉर्च बना देते हैं और सामने दंतुल मुस्कान लिख करके प्रकाश डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है यार, टॉर्च नहीं बनानी है, उसके बारे में हमको बताना है कि ये हमको कितना प्रभावित कर रही है, या फिर हमको क्या क्या इसमें देखने को मिला। तो यह दंतुल मुस्कान कविता का हमारे हृदय पटल यानी दिल की गहराइयों पर यह प्रभाव पड़ा कि हम यह भली भांति समझ गए कि बच्चों की निश्चल कोमल मुस्कान किसी भी प्रकार के कठोर व्यक्ति के हृदय को पिघलाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होती है। यह मुस्कान किसी भी अपरिचित को पल भर में सदियों पुराना परिचित बना देती है। तो कंटिन्यू हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, फिर उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने भी यहाँ पर हमारे चैनल को देते रहना है, और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम चलाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगला है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, या फिर संगतकार कविता में निहित जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका देखो 8, 10, 12, 14 और 9 में भी पूछा गया, यानी 8, 9, 10, 11 में नहीं आया, 12 में आया, 13 में नहीं आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 18 में आया। उसके बाद तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 23 में आया, अब भी आएगा। तो इसका है, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है जो अपने सहयोग से दूसरों को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाते हैं और स्वयं अपरिचित बने रहते हैं।
ऐसे लोग उस समय उस नायक को सहारा देकर सँभालते हैं जब उसका धैर्य, आत्मविश्वास और आत्मबल सब कुछ चूक गया होता है। इस संसार में लड़खड़ाते लोगों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ जाना ही सब कुछ नहीं है और ना ही इसे मानवता कहा जा सकता है। संगीतकार सिंपल आप वो समझ सकते हैं कि जैसे आगे मेन सिंगर एक गा रहा होता है और उसके पीछे जो तबला, हारमोनियम या फिर उसके गाने को रिपीट कर रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ रिपीट कर रहे हैं, तो जो यानी मुख्य गायक के पीछे जो उसके सहायक गायक होते हैं या फिर उसके जो मददगार होते हैं, वो होते हैं संगीतकार। यानी खुद अपरिचित बन रहे थे। हमारा मान लो कि कोई गाना हम सुन रहे हैं तो हम हमारे कानों में जो आवाज़ आ रही है वो हम किसको जान रहे हैं? जो मेन सिंगर है उसको ना। उसके पीछे भी तो कोई गा रहा है, तो आज तक हमने कभी कोशिश नहीं की उसके बारे में जानने के लिए। तो बट उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उसे ऊपर तक पहुँचाने में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हमसे पूछी हुई है कि संगीतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों ने अपने शब्दों में बना कर के लिख देना है। तो आगे देखते हैं। अ, जो लोग गायक के लड़खड़ाते स्वर को संभालते हैं, संगीतकार को हे दृष्टि से देखते हैं और उसे मुख्य गायक से निम्न दृष्टि का समझते हैं अथवा यह समझते हैं कि संगीतकार के स्वर में मुख्य गायक के स्वर जैसा संबल नहीं होता, इसलिए वह संगीतकार होता है और इसी कारण वह कभी मुख्य गायक नहीं बन सकता। वे लोग गलत सोचते हैं। यदि संगीतकार अपने धर्म को भूलकर लड़खड़ाते स्वरों को अपने उच्च स्वरों से धूल दूसरित कर स्वयं गायक बन जाएंगे, तो इससे तो धरती से मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें संगीतकार की भूमिका निभाने वाले दूसरों के लिए स्वयं अंधकार में जीने वालों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका महत्व समझा जाना चाहिए। दूसरों को प्रकाश में लाकर स्वयं को अंधेरे में रखकर संगीतकार की ना तो कमजोरी है और न ही उसकी विवशता, वरन वह तो मानवता अथवा जीवन मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उसके इन्हीं जीवन मूल्यों पर प्रस्तुत कविता में प्रकाश डाला गया है। तो ये आपका जो है बच्चों 101% अभी लिख के रख लो। पेपर स्टार्ट होने से पहले ना ये आंसर लिख लेना। जब आपको पेपर नहीं मिलता ना स्टार्टिंग, क्योंकि कॉपी मिल जाती है, तो ये आंसर आप पहले लिख लेना। 101% आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं? तो आपको पता है हर जगह जो सहायक होते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आप बाइक सही कराने चले जाओ, सर्विस कराने चले जाओ, कटिंग कराने चले जाओ, घर का काम कराओ, मिस्त्री के साथ आप लोग हर जगह आपको देखने को मिल जाएँगे। तो अपने शब्दों में जो है इसका आंसर आप लोग बना करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है खत्म करते हैं। जो हमारा काव्य खंड है, वो वाला जो पोर्शन है बच्चों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो गद्य खंड वाला जो क्वेश्चन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। इस वीडियो में फिलहाल काव्य खंड के ही सारे इंपॉर्टेंट बच्चों कवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट लेकर के आएँगे उसमें हम अलग से लिख देंगे गद्य खंड और इसमें ये जो काव्यखंड वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है और प्रीवियस जो वीडियोज़ आ चुके हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग तैयार करिए। बाकी स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो इसको आप इस पर आप लोग ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करिएगा, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। बाकी जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारा गद्यखंड वाला पोर्शन बचा है वो, और इसके अलावा भी और क्या बचा है, सेकंड बुक जो बची है। तो संस्कृत के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएँगे। चैनल के साथ जुड़े रहना है और बोर्ड एग्जाम तक अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो बहुत अच्छा जो है स्कोर आपका रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेस। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सभी बच्चों का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।